स्वागत है। आज हम एक बहुत ही जानी मानी किताब पर बात करने वाले हैं, द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड, जोसेफ मर्फी की लिखी हुई। बहुत लोगों ने इसके बारे में सुना होगा, शायद पढ़ी भी हो। तो हमारे पास ना इसके हिंदी अनुवाद की कुछ समीक्षाएं हैं, कुछ सारांश है, और आज कोशिश यही रहेगी कि इन स्रोतों से समझें कि भाई ये किताब असल में क्या कहती है, क्या है ये अवचेतन मन की शक्ति, बिल्कुल। और मतलब इसे अपनी जिंदगी में इस्तेमाल कैसे किया जा सकता है, जैसा ये स्रोत बताते हैं। हाँ, ये बहुत अहम सवाल है। क्या ये सिर्फ पॉजिटिव थिंकिंग है या कुछ और गहरा है इसमें? हम्म। चलिए इसको थोड़ा खोलते हैं, देखते हैं। तो सबसे पहले जो बुनियादी विचार है, ये स्रोत बार बार कहते हैं कि मन के दो हिस्से हैं, चेतन और अवचेतन, बिल्कुल कॉन्शियस और सबकॉन्शियस। यहीं से शुरू होती है बात। बिल्कुल बिल्कुल। यही आप कह सकते हैं किताब की नींव है। जोसेफ मर्फी के हिसाब से, जैसा इन स्रोतों में बताया गया है, हमारा चेतन मन, मतलब जिससे हम सोचते हैं, लॉजिक लगाते हैं, रोज के फैसले लेते हैं, हाँ, वो हमारी पूरी मेंटल कैपेसिटी का बस एक छोटा सा हिस्सा है, शायद कोई 10%। सिर्फ 10%? हाँ, असली जो पावर है 90%, वो है अवचेतन मन के पास, सबकॉन्शियस माइंड। ओह, और यही वो हिस्सा है जो हमारी आदतें, हमारी गहरी भावनाएं, हमारे पक्के विश्वास, इन सबको कंट्रोल करता है। अरे वाह। यहां तक कि शरीर के वो काम भी जिन पर हमारा सीधा कंट्रोल नहीं होता, जैसे सांस लेना, दिल धड़कना, वो भी यही संभालता है। 90%? ये तो मतलब सोचने वाली बात है। ज्यादातर दिमागी ताकत हमारे सीधे कंट्रोल में है ही नहीं, एक तरह से ऑटो पायलट पर। हाँ हाँ, यूं समझिए। और यहीं पर सबसे जरूरी बात आती है, जो शायद थोड़ी चौंकाने वाली भी लगे। ये स्रोत साफ बताते हैं कि अवचेतन मन तर्क नहीं करता, लॉजिक नहीं लगाता। तर्क नहीं करता? मतलब वो सही गलत, मुमकिन नामुमकिन, इसमें फर्क नहीं करता। वो बस जैसे सुझावों को, विचारों को, विश्वासों को मान लेता है। अच्छा। हाँ, खासकर अगर वो सुझाव गहरी भावना या मजबूत यकीन के साथ दिया जाए, आ चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव, अवचेतन मन उसे सच मानकर काम करने लगता है। अच्छा, तो यहीं पे बात वाकई दिलचस्प हो जाती है। हम्म। अगर ये लॉजिक नहीं लगाता और सिर्फ सुझाव मान लेता है, तो इसका मतलब ये हुआ कि हम जो लगातार सोचते हैं और खासकर जो महसूस करते हैं, हाँ, महसूस करना। वही हमारी असलियत बनने लगती है। सिर्फ सोचना काफी नहीं, महसूस करना जरूरी है। स्रोते इसी पर जोर देते दिख रहे हैं। बिल्कुल सही, एकदम सही पकड़ा आपने। सिर्फ दिमागी तौर पर सोचना, इंटेलेक्चुअली, वो काफी नहीं है। असली खेल है भावनाओं का, विश्वास का। और यहीं पर विजुअलाइजेशन की टेक्निक आती है, मानसिक चित्रण। हाँ, विजुअलाइजेशन। इन समीक्षाओं में इसका जिक्र बार बार है। किताब कहती है कि अगर कोई इंसान अपने लक्ष्य को, चाहे वो कुछ भी हो, पूरी सफाई से, गहरे यकीन और तेज भावना के साथ बार बार अपने मन में देखता है, उसे पूरा होते हुए महसूस करता है, हम्म। तो ये संदेश एक बीज की तरह अवचेतन मन में बो दिया जाता है। और दावा यह है कि ये जो दिमागी कसरत है, ये बाहरी दुनिया में, असल जिंदगी में ठोस नतीजे ला सकती है। तो ये एक तरह से मन को प्रोग्राम करना हुआ, जैसे कंप्यूटर प्रोग्रामिंग। एक तरह से कह सकते हैं, हाँ। पर ये ज्यादा इमोशनल प्रक्रिया है, लॉजिकल कम। जैसे कंप्यूटर कोड को लॉजिक चाहिए, अवचेतन मन को चाहिए भावना और विश्वास, और दोहराव भी, जैसा स्रोत बताते हैं, रेपिटेशन। दोहराओ। हाँ, एक विचार को बार बार भावना और यकीन के साथ दोहराने से वो अवचेतन में गहरा और गहरा उतरता जाता है। इसीलिए सकारात्मक पुष्टि या अफर्मेशंस का सुझाव है, छोटे पॉजिटिव वाक्य जिन्हें यकीन के साथ दोहराया जाए। अच्छा, स्रोतों में प्रार्थना का भी जिक्र है। क्या वो भी इसी सिद्धांत पर काम करती है? मतलब क्या सिर्फ इच्छा करने या प्रार्थना करने से चीजें मिल जाती हैं? ये थोड़ा मतलब जरूरत से ज्यादा आसान नहीं लगता? देखिए, यहाँ समझने वाली बात यह है, जैसा स्रोत इशारा करते हैं, कि ये कोई पैसिव इच्छा नहीं है। ऐसा नहीं कि बस उम्मीद लगा ली। मर्फी के नजरिए से जिसे प्रार्थना कहा गया है, वो असल में अपनी इच्छा को एकदम साफ तौर पर डिफाइन करके, पूरे विश्वास और भावना के साथ उसे अवचेतन मन तक पहुंचाने का एक स्ट्रक्चर्ड तरीका है। जरूरी यह है कि विचार बिल्कुल साफ हो, पॉजिटिव हो और पूरी दृढ़ता हो उसमें। ये मानकर चलना कि भाई जिस शक्ति ने इच्छा दी है, वो उसे पूरा करने का रास्ता भी जानती है। ठीक है। तो ये सिर्फ सोचना नहीं है, ये खास तरह की मानसिक स्थिति में जाकर यकीन के साथ अपनी इच्छा को सौंप देना है। और जैसा पहले कहा, अवचेतन मन को जो आदेश मिलता है वो उस पर काम करता है, भले ही हमारा चेतन मन शक कर रहा हो। ठीक है, सिद्धांत तो समझ आ रहा है।
पर असली सवाल तो ये है कि इसे रोजमर्रा की जिंदगी में उतारें कैसे? क्या स्रोतों में कोई ठोस कदम, कोई आदतें बताई गई हैं? हाँ हाँ बिल्कुल। स्रोत कुछ प्रैक्टिकल तकनीकें बताते हैं। पहला कदम, अपने लक्ष्य को एकदम साफ करें, क्रिस्टल क्लियर। आप चाहते क्या हैं? धुंधली इच्छाएं धुंधले नतीजे देंगी। सही बात है। दूसरा, उस लक्ष्य को पाने के बाद आप कैसा महसूस करेंगे, उस भावना को जगाइए, फील इट। तीसरा, उसे एक छोटे पॉजिटिव वाक्य मतलब अफर्मेशन में बदलिए और उसे दिन में कई बार, खासकर सोने से ठीक पहले और जागने के तुरंत बाद दोहराइए। सोने से पहले? ये दिलचस्प है। क्यों? शायद इसलिए कि तब दिमागी शोर कम होता है। हाँ, संभवतः यही वजह है। स्रोत कहते हैं कि नींद में जाने से ठीक पहले का जो वक्त होता है ना, वो सबकॉन्शियस तक संदेश पहुंचाने के लिए बहुत पावरफुल होता है। और इसके अलावा विजुअलाइजेशन का नियमित अभ्यास, रोज अपने लक्ष्य को मन की आंखों से देखना जैसे वो सच हो चुका है, उसकी तस्वीरें, आवाजें, एहसास, ये भी एक मुख्य तकनीक है। लेकिन एक और बात थी। आपने कहा अवचेतन मन नेगेटिव सुझाव भी उतनी आसानी से लेता है। हाँ बिल्कुल। तो इसका मतलब डर, शक, चिंता, ये सब भी हमारे खिलाफ काम कर सकते हैं। निश्चित रूप से। और ये एक बहुत बहुत जरूरी पॉइंट है जिस पर स्रोत जोर देते हैं। अवचेतन मन अच्छे बुरे में फर्क नहीं करता। अगर हम लगातार अपनी कमियों के बारे में, फेल होने के डर के बारे में या बीमारियों के बारे में सोचते और महसूस करते हैं, तो अनजाने में हम वही चीजें अपनी तरफ खींच रहे हैं। हाँ, हम अनजाने में अपने अवचेतन को वही चीजें आकर्षित करने के लिए प्रोग्राम कर रहे होते हैं। इसलिए इन सिद्धांतों पर अमल करने का एक बड़ा हिस्सा है अपनी सोच पर पहरा देना। पहरा देना। हाँ, नेगेटिव विचारों को पहचानना और जानबूझकर सचेत रूप से उन्हें पॉजिटिव विचारों से बदलना। ये आसान नहीं है, बिल्कुल नहीं। इसके लिए लगातार जागरूकता चाहिए और जिसे कहते हैं मानसिक अनुशासन, उसकी जरूरत पड़ती है। लेकिन धीरे धीरे पॉजिटिव सोचना और महसूस करना एक आदत बन सकती है। जैसे रोज सुबह या रात को कुछ मिनट निकालकर अफर्मेशन या विजुअलाइजेशन करना। रूटीन बनाना। हाँ, रूटीन बनाना ये ऐसे आसान बना सकता है। और अपने आसपास का माहौल भी मायने रखता है। पॉजिटिव माहौल, ऐसी किताबें पढ़ना, ऐसे लोगों के साथ रहना जो मोटिवेट करते हैं, ये सब मदद करता है। ये एक तरह की, आप कह लीजिए, मेंटल क्लीनिंग और रीप्रोग्रामिंग है। इसमें टाइम लगता है, धैर्य चाहिए। ठीक है, तो मान लीजिए कोई ये सब करता है, लक्ष्य बनाता है, विजुअलाइज करता है, अफर्मेशंस दोहराता है, नेगेटिविटी से बचता है, तो मिलता क्या है आखिर में? स्रोत क्या कहते हैं इसके प्रभाव के बारे में? किन एरिया में बदलाव आ सकता है? समीक्षाओं के मुताबिक किताब का दावा है कि इस प्रक्रिया से जिंदगी के लगभग हर एरिया में सुधार आ सकता है। चाहे वो जैसे परीक्षा में कामयाबी हो, करियर या बिजनेस में तरक्की हो, पैसों की तंगी दूर हो, सेहत अच्छी हो, सेहत भी। हाँ, बेहतर सेहत पाना हो, डर या किसी फोबिया से छुटकारा पाना हो, या फिर रिश्तों को बेहतर बनाना हो। स्रोत इस बात पर जोर देते हैं कि ये सिर्फ पैसा कमाने या बाहरी सफलता की तकनीक नहीं है, ये अंदरूनी शांति, खुशी और आत्मविश्वास बढ़ाने का भी एक तरीका है। ये दिलचस्प है कि दायरा इतना बड़ा बताया गया है। सेहत, रिश्ते, मन की शांति। अक्सर ऐसी किताबें सिर्फ पैसे या करियर पर फोकस करती हैं। हाँ, और एक और बात जो इन स्रोतों से निकल कर आती है, वो ये कि किताब सिर्फ अपनी सफलता पर ही ध्यान देने को नहीं कहती। इसमें दूसरों की सफलता और भलाई की कामना करने पर भी जोर है। ये विचार कि दूसरों को सफल होने में मदद करने से आपकी अपनी सफलता भी बढ़ती है, ये भी इसके दर्शन का हिस्सा है। ये सब सुनने में तो बहुत पावरफुल लगता है। क्या स्रोतों में ये भी बताया गया है कि ये तकनीकें कितनी जल्दी काम करती हैं या किन लोगों पर ज्यादा असर करती हैं? कोई लिमिटेशन? स्रोत आमतौर पर, मतलब नतीजों की स्पीड पर, कोई फिक्स टाइमलाइन नहीं देते। कहा जाता है कि ये निर्भर करता है कि आपका विश्वास कितना गहरा है, आप प्रैक्टिस कितनी लगातार कर रहे हैं और आपके अवचेतन में पहले से कितनी नेगेटिव प्रोग्रामिंग बैठी हुई है। अच्छा। कुछ लोगों को जल्दी रिजल्ट दिख सकते हैं, दूसरों को ज्यादा टाइम और मेहनत लग सकती है। और जहां तक सीमाओं की बात है, स्रोत सीधे तौर पर शायद ज्यादा ना कहें, पर यह समझा जा सकता है कि भाई ये कोई जादू की छड़ी नहीं है। हाँ, वो तो है। इसके साथ असल दुनिया में मेहनत और एक्शन लेने की जरूरत तो है ही। ये आपके अंदरूनी विश्वास और बाहरी एक्शन के बीच तालमेल बनाने का तरीका है, एक्शन का विकल्प नहीं। और क्या इन समीक्षाओं में किताब की भाषा या स्टाइल के बारे में कुछ है? क्या इसे समझना आसान है?
हाँ, कई स्रोत ये मेंशन करते हैं कि किताब की भाषा बहुत सरल है, आसान है। मुश्किल साइकोलॉजिकल बातें भी आम आदमी समझ सके, ऐसे उदाहरणों और कहानियों से समझाई गई हैं। अच्छा, तो इसीलिए इतनी पॉपुलर है शायद। हाँ, शायद यही इसकी पॉपुलैरिटी का एक बड़ा कारण है कि कोई भी इसे पढ़कर इसके सिद्धांत समझ सकता है और प्रैक्टिस कर सकता है। हम्म। इसे किसी खास धर्म या बैकग्राउंड से नहीं जोड़ा गया है, बल्कि एक यूनिवर्सल मानसिक सिद्धांत की तरह पेश किया गया है। तो अगर हम इन सारी बातों का निचोड़ निकालें, हम्म इन स्रोतों के मुताबिक द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड का मुख्य संदेश क्या है? मुख्य संदेश मेरे ख्याल से यही है कि हमारे अंदर एक बहुत बहुत शक्तिशाली टूल है, अच्छा। हमारा अवचेतन मन। यही हमारे जिंदगी के अनुभवों को बनाता है, उन्हें आकार देता है। ओके। और अच्छी खबर यह है कि हम अपने चेतन मन के विचारों से, विश्वासों से, भावनाओं से, कल्पना से इस शक्ति को जानबूझकर दिशा दे सकते हैं। इसे कंट्रोल कर सकते हैं। हाँ, कंट्रोल नहीं पर गाइड कर सकते हैं। ये एक स्किल है जिसे सीखा जा सकता है, प्रैक्टिस से बेहतर किया जा सकता है। स्रोत यही कहते हैं कि लगातार पॉजिटिव मानसिक नजरिए और विश्वास के साथ इंसान अपनी परिस्थितियों को बदल सकता है, अपने लक्ष्यों को हकीकत बना सकता है। ये सिर्फ सोच बदलने की बात नहीं, बल्कि जिंदगी को देखने का एक नया, ज्यादा शक्तिशाली नजरिया अपनाने की बात है। तो आज हमने जोसेफ मर्फी की किताब द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड पर आधारित इन स्रोत की एक अच्छी खासी पड़ताल की। हमने देखा कि कैसे चेतन कोशिशें, गहरा विश्वास, भावनाएं और विजुअलाइजेशन मिलकर अवचेतन मन पर असर डाल सकते हैं। हाँ, यहाँ से ले जाने वाली जो मुख्य बात है वो ये है कि हमारा अवचेतन मन एक उपजाऊ जमीन जैसा है। हम उसमें जो बीज बोएंगे, चाहे डर और शक के या विश्वास और सफलता के, फसल वैसी ही उगेगी। सही कहा। इस किताब का मेन तर्क यही है कि हम अपने विचारों और विश्वासों के माली बनकर इस जमीन पर मनचाही फसल उगा सकते हैं। पर इसके लिए चाहिए जागरूकता, लगातार देखभाल और पॉजिटिविटी का अटूट अभ्यास। और जैसा हमने बात की, स्रोत बताते हैं कि इसका असर सिर्फ हम तक ही सीमित नहीं है, बल्कि दूसरों की मदद करना, उनकी भलाई चाहना भी इसका एक हिस्सा है। बिल्कुल। अब जाते जाते सोचने के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं। अगर हमारा अवचेतन मन वाकई सुझावों के प्रति इतना खुला है, इतना ग्रहणशील है और तर्क नहीं करता, तो जरा सोचिए हमारे रोज के माहौल से, जो मीडिया हम देखते हैं, गाने सुनते हैं, जिनसे बात करते हैं, जो विज्ञापन हमें घेरते हैं, वहां से कितने अनगिनत अनजाने संदेश लगातार हमारे अवचेतन में जा रहे होंगे। हाँ, ये तो सोचने वाली बात है। और वो चुपचाप हमारी सोच, हमारी इच्छाओं, हमारी हकीकत को किस तरह से शेप दे रहे होंगे, शायद हमें पता भी ना चले। इस बाहरी प्रोग्रामिंग के प्रति हम कितने सचेत हैं।